नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। पिछले 3 दिनों से बहुत गहमा गहमी चल रही है कि ये चाइनीज के वीज़ा क्या है। ये के वीज़ा H1B वीज़ा जिनके पास थी वो दुत्कारे जा रहे हैं, अमेरिका से मार के भगाए जा रहे हैं एक तरीके से। उस पस मंजर में एक चीज़ जो है पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी एक तरह से हंगामा खेज है, वो है चाइनीज़ के वीज़ा। तो आज हम बात करते हैं चाइनीज़ के वीज़ा की और जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका से जो हिंदुस्तानी निकाले जाएंगे, चाइना उसका आसरा बन सकता है? क्या ये के वीज़ा एक तरीके से वरदान की तरह साबित हो सकता है हिंदुस्तानियों के लिए? तो आज बात हम इस पे करेंगे। लेकिन कुछ मिथ्स जो हैं वो पहले मैं डिस्पेल कर दूं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। मैंने रिपोर्ट देखी है पिछले 2-3 दिनों में, टीवी हो चाहे वो प्रिंट हो, वो इस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं एज इफ कि H1B वीज़ा जो है वो जैसे ही अमेरिका ने उसको यानी एक तरीके से ख़त्म कर दिया, वो उसके बाद जो है चाइना ने ये उसके रिएक्शन में किया है, यूं कि जैसे वो कोई तरप रहे हों हिंदुस्तानियों को बुलाने के लिए, जो दुनिया का बेस्ट टैलेंट जो है जो इस देश में बसता है। ऐसी कोई बात नहीं। जो इस बीट को फॉलो करते हैं या जो लोग इंटरनेशनल अफेयर्स फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये इसकी अनाउंसमेंट जो है 2 महीने पहले हो चुकी है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 अक्टूबर से होने वाली है, और जब इसकी अनाउंसमेंट 2 महीने पहले हुई थी तो उस समय ये पूरा H1B वीज़ा वाला कोई मामला था भी नहीं। ये इंडिपेंडेंटली जो है, तो इसका पहले अव्वल तो ये है कि इसको इस तरह से प्रेजेंट ना करें कि भारत में टैलेंट की भरमार है और अमेरिका जो उसको निकाल रहा है तो दुनिया उसको खुले हाथों से लेने के लिए आतुर है। ऐसा कुछ नहीं। चाइना में उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उनका एनुअल कांग्रेस होता है, जो 28 सॉरी नॉट एनुअल नहीं होता, कई सालों पे होता है, जो स्पेशल एक तरीके से आप जैसा हमारा 5 ईयर प्लान होता है उस तरह से कुछ कुछ प्लानिंग भी उसमें होती है। तो जो 20th नेशनल कांग्रेस हुआ था चाइना में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसमें उन्होंने कुछ इस बाबत डिसीजंस लिए थे जो उनके जो रिपोर्ट है ऑफिशियल रिलीज है उसमें शामिल है। मैं वो आपको वर्बेटिम पढ़ देता हूँ जिस तरह से उसमें आई हुई है। तो ये जो रिपोर्ट थी 20th नेशनल कांग्रेस की, उसमें लिखा हुआ था, जो उसमें सजेशंस होते हैं, जो हुकूमत को सजेशन देती है कम्युनिस्ट पार्टी कि आपको क्या करना है, उसमें एक सजेशन था जिसको इन्होंने नाम दिया था टैलेंट पावर स्ट्रेटजी। उसके आगे वो रिपोर्ट कहती है कि द टैलेंट पावर स्ट्रेटजी कॉल्स फॉर more proactive, open and effective policies to attract international talent। ठीक है, तो ये वहां से आ रही है, इसका अमेरिका के H1B और इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, पहले तो ये समझ लें कि केस वीजा है क्या। तो जो ऑफिशियल रिलीज है वो ये कहती है कि इट इज टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट्स फ्रॉम स्टेम फील्ड। स्टेम हम फिर से आपको समझा दें, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिसिन, STEM। स्टेम के फील्ड के जो यंग टैलेंट्स हैं, जिनको मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री हो अपने उसमें हासिल हो, उनको ये अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये जैसा मैंने कहा स्पेसिफिकली इंडियन के लिए नहीं है, ये पूरे थर्ड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, हर जगह से टैलेंट को चाइना में अट्रैक्ट करने की ये जो है वो कोशिश हो रही है। अच्छा, चाइना में कई किस्म के वीज़ा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। 12 किस्म के वीज़ा जो है वो चाइना में इससे पहले एग्जिस्ट करते थे। जैसे Z वीज़ा होता था जिसको वर्क वीज़ा कहते हैं, X वीज़ा होता था जिसको स्टडी वीज़ा कहते हैं, बिजनेस वीज़ा होता था उसको M वीज़ा कहते थे। और इसके अलावा जो अगर वो चीनी जो दूसरे देशों के नागरिक हो गए हैं और वो अपने देश में आना चाहते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, उनके लिए Q वीज़ा होता था। तो ये एडिशनल अब एक K वीज़ा बनाया गया है। अच्छा, स्टेम फील्ड में जो काम करते हैं या जो इंजीनियर्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी जो इन इंस्टीट्यूट्स में यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट में जो रिसर्च स्कॉलर हैं या वहाँ पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीज़ा ओपन हो गया है। तो एक इसका एम्बिट जो है वो काफ़ी वाइड रखा गया है। ये पुरानी जो चाइनीज़ वीज़ा थे उससे कैसे डिफरेंट हैं, तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब कि पहले जो वीज़ाज होती थी उसमें बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते थे। एक तो एम्प्लॉयर लिंक्ड होता था कि पहले तो अव्वल तो आपको कोई चाइनीज़ कंपनी जो है वो इनवाइट करे तो इनविटेशन लेटर भेजे, फिर आप उसको अप्लाई करें, तो फिर वीज़ा आपको उस कंपनी से रिलेटेड हुआ। अगर आपने उस कंपनी में नौकरी छोड़ दी तो आपको वीज़ा बदलवाना पड़ेगा या तो आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी दूसरी।
और वहाँ से उस वीज़ा को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसमें और भी रिस्ट्रिक्शंस थे, कितने दिन एक बार में रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितनी बार आ सकते हैं, कितनी बार मल्टीपल एंट्री है कि नहीं, सिंगल एंट्री है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है, तमाम तरह के उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो पॉसिबल थे। अब इस ये के वीज़ा जो है इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को दूर कर देता है। आपको किसी भी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा किसी भी कंपनी से परमानेंटली बाइंड नहीं रहेगा, यानी आपने कहीं पे ज्वाइन किया तो वो रहेगा, लेकिन आप जब छोड़ेंगे तो वो वीज़ा आपकी एग्जिस्ट करेगी, आपको इमीडिएटली उसको कोई चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप कल्चरल एक्सचेंजेस, एडुकेशन, बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी आप जो है हिस्सेदार बन सकते हैं। यानी ये नहीं है कि आप सिर्फ वही जिस काम के लिए आपको वीज़ा मिला है वही कर सकते हैं, इसके अलावा इसका स्कोप जो है, होराइजन जो है वो ब्रॉडेन किया गया। तो ये काफ़ी, इसको कह सकते हैं, आसान इस वीज़ा को बना दिया गया है। लेकिन जो डिटेल्ड इसकी जो भी इसके प्रावधान है वो 1 अक्टूबर को निकलेंगे, तो 1 अक्टूबर के बाद ही जो फाइनल डिटेल्स हैं उस पे हम कुछ बात कर पाएंगे। लेकिन जो ब्रॉड डिटेल्स है उससे लग रहा है कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव जो है वो वीज़ा मिलने वाली है। अच्छा, अब हम दोनों पक्ष की बात करेंगे कि इसमें जो फॉरेनर्स हैं उनको क्या फ़ायदा है और जो चाइनीज हैं उनको क्या फायदा है। कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वो तभी सक्सेसफुल होती है जब म्यूचुअली सिम्बियोटिक हो, यानी हमसे आपको फायदा हो रहा हो, आपसे हमको फायदा हो रहा हो। ये जो एक्सचेंज है, ये जो ट्रांजैक्शनल नेचर है दुनिया का, तभी आप कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वो सस्टेन कर सकती है, लॉन्ग टर्म कर सकती है। तो वो हम इसमें अभी देखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसमें जो लोगों को क्या फायदा है। अगर अमेरिका का अभी आप रिसर्च लैंडस्केप देखें, बड़ी तादाद में वहां से फंड जो है विड्रॉ किए जा रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, रिपब्लिकन पार्टी जो है, ये बहुत ज़्यादा इनका साइंस पे एतमाद नहीं है। बहुत ऐसे फील्ड हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत इस तरह के फील्ड्स हैं जिसमें कि जहाँ से इन्होंने फंडिंग जो है वो विड्रॉ कर ली है। साइंस टेक्नोलॉजी में भी और भी वैक्सीन डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ों से इन्होंने फंडिंग, बहुत सारी फंडिंग इन्होंने विड्रॉ कर ली है। तो साइंटिस्ट जो हैं वहाँ से उनको लग रहा है कि भाई अब हम जाएं कहाँ, कहाँ रिसर्च करें, कोई जगह तो नहीं है भाई। रिसर्च नीड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो तो अब अमेरिका में पॉसिबल नहीं है। यूरोप की हालत खुद खस्ता हाल है। इकोनॉमिकली वो जिस तरह से रशिया से लड़ रहा है, उसके बाद इकोनॉमिकली जो उसका इम्पैक्ट यूरोपियन इकोनॉमी उस पर पड़ा है, सोसाइटी पे, वो ये है कि हर जगह से जो है मुट्ठी वो जो है वो कसी जा रही है। यानी हर जगह वहाँ भी फंड का रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो हालांकि अमेरिका जैसी स्थिति नहीं है, रिसर्च अभी भी फ्लरिश कर रहा है यूरोप में, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी साउथ ईस्ट एशिया शिफ्ट होगा, तो रिसर्च की भी ग्रेविटी साउथ ईस्ट एशिया जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि रिसर्च और इंडस्ट्री, इनका इंटीग्रेशन जो है वो हमने देखा है। जैसे रेनेसांस के बाद यूरोप में और फिर अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई धीरे धीरे, तो वैसे ही हमने रिसर्च को भी वहाँ शिफ्ट होते देखा, टैलेंट को उधर जाते देखा। अब जब इंडस्ट्री शिफ्ट साउथ ईस्ट एशिया हो रही है या साउथ एशिया हो रही है, तो टैलेंट भी उस तरफ मुखातिब होंगे, उस तरफ जाएंगे, उस तरफ रुख करेंगे जहाँ पे फंडिंग और रिसर्च की कैपेबिलिटी हो। तो ये है, यही खस्ताहाल स्थिति भारत में भी है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, साइंस के प्रति इनकी कितनी श्रद्धा है आप लोग जान सकते हैं। गौमूत्र, गाय गोबर, ये सब दिन भर चल रहा होता है अपना। और जब तक रेटोरिकल स्पेस में चल रहा था, टीवी चैनल पे आके बोल रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। 11 साल से सत्ता में है, तो अब आईआईटी में गाय पे रिसर्च हो रही है, गोबर पे हो रहा है, इस तरह की चीज़ों पे हो रही है। गुरुकुल के पास जो लोग हैं उनको आईआईटी में जॉब दी जा रही है। मेडिकल प्रैक्टिशनर या होम्योपैथ टाइप वालों को जो है वो ब्रिज कोर्स करवा के दिया जा रहा है, मेडिकल प्रोफेशन में शामिल किया जा रहा है। तो ओवरऑल रिसर्च की स्थिति भारत में जो है वो पुअर दर, वो और मतलब बदतर होती जा रही है। तो यहाँ के भी जो टैलेंटेड लोग हैं, जो उनको एक एवेन्यू है कि वो चाइना जाएं, और चाइना में जहाँ रिसर्च साइंस बेस्ड सब चीज़ होता है, डॉगमाज में वो बिलीव नहीं करते हैं, रिलीजियस डॉगमा में, तो वहाँ जाके इन रिसर्च में शामिल हों और अपने टैलेंट का मुजाहरा जो है वहाँ पे जाके करें और पैसे भी कमाएं। मतलब ये टू वे स्ट्रीट है। तो एक चीज़ यहाँ भी है
इसमें कुछ लोग ये कह रहे थे शुरू में कि कह रहे थे कि भाई वो अमेरिका के साथ तो एक ये चीज होती है कि भाई भारत को वो नेचुरल पार्टनर कहता है ना, चाइना तो भारत का दुश्मन है, ये तो मौजूदा हुकूमत है, या उससे पहले जब इनकी 90s में पहली बार हुकूमत आई थी तो जॉर्ज फर्नांडिस इनके डिफेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि चाइना हमारा प्राइमरी दुश्मन है। तो अगर दुश्मन है तो फिर वो एक शक की गुंजाइश हो जाती है कि भाई फिर वो लोग जाएंगे नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान बिल्कुल जाएंगे, लाइन में लग लग के जाएंगे। पेट्रियोटिज्म अपनी जगह है, काम धंधा अपनी जगह है। छोटा भाई जो है वो छोटी दिवाली के दिन चाइनीज झालर जो है वो बाइकआउट कर रहा होगा, और बड़ा भाई के वीज़ा के लाइन में खड़ा होगा। ये इस देश की हकीकत है, इससे मुंह नहीं मुड़ना चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि अब बड़ी तादाद में जो एक्सेप्शनल टैलेंट भारत से हैं वो अब चाइना की तरफ रुख करेंगे, अगर उनको और कोई एवेन्यू नहीं मिलता है तो, जो कि बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं नहीं। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि फिर इसमें चीनियों का क्या फ़ायदा है? ये तो आपने दुनिया का फ़ायदा बता दिया कि भाई जो अमेरिका में रिसर्चर हैं, जो यूरोप में रिसर्चर हैं, और जो इंडिया में रिसर्चर हैं उनका। तो चीनियों का क्या फ़ायदा है? तो अव्वल तो मैंने जो पहले आपसे एक बात कही थी कि 20th कांग्रेस में इसके बारे में बात हुई थी, और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का हिस्सा बनाया गया, ये एक एडवाइजरी जो है वो दी गई है कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा। तो उसके पीछे प्राइमरी रीजन ये था कि चाइनीज ये चाहते थे कि वो चीनी मूल के लोग जो वेस्टर्न सिटीजन हैं और वहां पढ़ाई कर रहे हैं या वहां जॉब कर रहे हैं, और जो ये एंटी चाइना माहौल जो एक वेस्ट में अमेरिका और अमेरिका के जो एलाइड स्टेट्स हैं उन्होंने क्रिएट किया है, उससे जो एक हाउंडिंग हो रही है चाइनीज की, उनके साइंटिस्ट को पकड़ा जा रहा है, उन पे स्पाई होने का आरोप लगाया जा रहा है, इस तरह की जो चीजें हो रही है, उससे जो खफा हैं चीनी मूल के लेकिन उन देशों के नागरिक, उनके लिए एक्चुअली ये वीजा बनाया गया था कि वो फिर वो टैलेंट, वो चीनी टैलेंट जो दुनिया को सर्व कर रहा है, वो वापस चाइना आके चाइना को सर्व करे। प्राइमरी मकसद ये था। हालांकि जैसा मैंने कहा कि वो ट्रंप के आने से और वहां पे जो रिसर्च की स्थिति हो गई है, या फिनेंशियल क्राइसिस से जो यूरोप में स्थिति हो गई है, या गोबर क्राइसिस से जो हमारे यहाँ स्थिति हो गई है, उसको भी इसके परव्यू में, मतलब यानी उससे भी जो परेशान लोग हैं वो इसके परव्यू में अब आने लगेंगे। लेकिन इनिशियली डिजाइन किया गया था उन चीनियों के लिए जो इन कंट्रीज के नागरिक हैं और उनको वहां पे हाउंड किया जा रहा है। दूसरा एक चीज है, अगर आप इसके फाइनल पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कहता है कि हम, होता अभी तक क्या था कि ऑलरेडी प्रूवन जो टैलेंट्स होते थे, आपने भारत में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, आईआईटी वगैरह से पढ़ाई की, आपने कुछ बढ़िया काम किया, फिर H1 वीजा लेकर आप अमेरिका में चले गए। ये क्या कर रहा है कि जब आप पढ़ के निकल रहे हैं, यंग टैलेंट को ये टैप कर रहा है, जिसकी लंबी सीवी है वो तो है, लेकिन यंग टैलेंट को ये टैप कर रहा है कि भाई अगर मुझे तुम में दिख गया, स्टेम ग्रेजुएट हो और तुम में टैलेंट है, तो तुमको यंग डेज में ही पकड़ लेंगे, तुमको उतनी लंबी सीवी बना के H1B वीजा लेके जाने की जरूरत नहीं है। इसके दो पहलू हैं। अव्वल तो ये कि देखें, अमेरिका जो है चूंकि इतने साल तक सुपर पावर रहा है कि उसकी सॉफ्ट पावर जो है वो पूरी दुनिया में परमिएट करती है, पेनिट्रेट करती है, इवन जो उनके दुश्मन मुमालिक हैं वहां भी। चीन का वो ऐसा सॉफ्ट पावर है, चीन के भी बहुत सॉफ्ट पावर है, चीन का खाना है, बहुत सारी चीज जो चीन की है वो लोग करते हैं, लेकिन उस तरह का सॉफ्ट पावर अमेरिका जैसा नहीं है। तो चीन ये चाहता है कि एक भारत में आईआईटी से निकला हुआ आदमी हॉलीवुड फिल्म देख के, मैकडोनल्ड्स में बर्गर खा के, अमेरिकन उससे ऑलरेडी मुतासिर है, तो उसको इंटीग्रेट होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, यहां से वो चला जाता है, सॉफ्ट पावर से ऑलरेडी वो मुतासर है। चाइना में ऐसा नहीं है। तो चाइना इसलिए यंग लोगों को पकड़ना चाहता है कि यंगर डेज में ही अगर आप चाइना चले गए तो आप उन्हीं के कल्चर में पले बढ़े, तो एक हमाहंगी जो है वहां पे देखी जाएगी, आप इंटीग्रेट कर पाएंगे कल्चरली उस सोसाइटी में, और फिर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, जब आपका एक बार दिल जुड़ जाएगा वहां से, तो आप लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन की फिर गुंजाइश रहेगी, फिर वो नहीं रहेगा कि हमको भाग के आना है। ठीक है, तो वो इसलिए यंग टैलेंट्स को लाना चाह रही है कि वो इनिशियल डेज में ही उनको पकड़ ले, इनिशियल डेज में ही एक बॉन्ड जो है स्थापित कर ले दोनों के दरमियान में, ताकि एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन जो है अश्योर हो सके। और जो चीनी सॉफ्ट पावर की कमी है
उसको मिटिगेट किया जा सके इस डायरेक्शन से। इसके अलावा एक और भी चीज, चाइना में जो टेक टैलेंट है वो प्राइमरली आप देखिएगा कि बीजिंग, शंघाई और शेंजन में ही महदूद है। यानी इंटीरियर जो चाइना का, जो छोटे टाउन्स हैं, उनके जो प्रेफेक्चर लेवल सिटी से नीचे के जो सिटीज वगैरह है, वहां पे टैलेंट्स नहीं जा पाते, क्योंकि एक तो ये पूरा प्रोसेस ब्यूरोक्रेटिक था, और दूसरा था ये कि कोई भी आदमी माइग्रेट करता है तो वो इनिशियली चाहता है कि बड़े शहरों में रहे। इससे ये होगा कि ये जो छोटे शहरों के जो टेक पार्क्स हैं या उनका जो इनोवेशन हब्स है, जो इंटीरियर में चाइना के हैं, वहां पे भी ये जा सकेंगे। अब जिसको दुत्कारा जा चुका है, जो जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, उसको कहा जाएगा कि भाई चाइना आप सेगमेंट 3 सिटी में हमारे यहाँ, वहां पर इस कंपनी में नौकरी, आप वहां जाइए। तो भाई वो तो जाएगा ही। एक बार जाएगा तो वहां रह जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुझे पता नहीं कि आप चाइना के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन चाइना का जो लेवल 3 सिटीज है वो भारत के किसी भी लेवल 1 सिटी के बराबर है, प्रोबेबली विद एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली और मे बी चेन्नई और थोड़ा बहुत बॉम्बे को अगर माइनस कर दें, तो उनका लेवल 3 यानी उनका कानपुर, उनका मुजफ्फरपुर जो है वो हमारे मतलब कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर के बराबर है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ चीजें जो मिलती है। तो एक बार जब ये लोग वहां चले जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको इनको वहां पे एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वंस दे आर विलिंग टू गो एंड वर्क इन द स्मॉलर सिटी। और चाइनीज को ये फायदा होगा कि जो उनका जो एक लॉपसाइडेड ग्रोथ है, जिसमें कि साहिल के किनारे यानी समंदर के किनारे के जो शहर हैं वो ज्यादा डेवलप्ड हैं और इंटीरियर के शहर उतने डेवलप नहीं है, तो वो भी एक उनको यानी उसको पैरिटी में लाने की उनकी कोशिश जो है इससे सफल होगी, जब वो शहर भी ग्लोबल टैलेंट हब, इनोवेशन हब जिसको जहाँ पर है वो बन जाएंगे। अभी टेक पार्क्स जो हैं वो इनोवेशन हब में जब तब्दील हो जाएंगे, एआई के नए काम वहाँ आने लगेंगे, नए नए लोग वहाँ जाएंगे, तो फिर उन शहरों का भी विकास जो है वो होगा। तो ये जो दो फायदे हैं वो चीनियों को हो रहा है, और जो जो लोग वहाँ काम करना जाना चाहते हैं उनको जो फायदा हो रहा है वो हमने बता दिया। 1 तारीख को फिर इस पे डिटेल्स आएंगी, फिर इसके फाइनल पॉइंट्स जब आ जाएंगे तो फिर हम देखते हैं, फिर अगर उसमें कुछ लगे हमें कि कुछ अगर अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत है तो हम फिर अलग से इस पे प्रोग्राम लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए नमस्कार।